अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में पिछले 16-17 महीने से हर बात पहली बार ही हो रही है। जी हां, सियासतदानों की सियासत भी हम बहुत हद तक पहली बार देख रहे हैं, वहीं इदारों की कारकर्दगी को भी बहुत हद तक पहली बार देखा जा रहा है। और अफसोस का मकाम यह है, बहुत से ऐसे इकदाम हुए हैं, ना सिर्फ कानून और आइन के दायरे के अंदर रहने के दावे के साथ, कि खुद आइन भी ये कह रहा है कि शायद इसके बाद मेरे पास गुंजाइश नहीं। लेकिन बहरहाल आज एक नया कदम है। इंसाफ वही है जो ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। निज़ाम अदल की ये बुनियादी बात आज कम अज़ कम नजर आने की हद तक तो थी और सच भी साबित हुई है। यहाँ मुल्क की तारीख में पहली बार आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बराह रास्त नशर की गई। ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, बजाते खुद ये एक सवाल है। हम डेफिनेटली अपने पैनलिस्ट से इस पर बात भी करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद पहले ही रोज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट 2023 के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत का हुक्म जारी किया, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि पिछले 6, 7, 8 महीने तक वो खुद किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहे, सिर्फ इस वजह से कि जब तक इस एक्ट का कोई फैसला नहीं हो जाता। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, साबिक हुकूमत और साथी जजेस बारहा इस मामले में फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा करते रहे, मगर ये इस्तदा भी बार बार मुस्तरद ही की जाती रही, जिस पर तनकीद भी हुई। और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने हलफ उठाते ही समझ गए। उन्होंने कहा पहला मकबूल फैसला ये मैं अपने खाते में डाल लेता हूँ। किस हद तक मकबूल होगा, ये तमाम एक सवाल हाथ हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात के हवाले से है और उन्हीं के साथ ही 3 या 5 जजेस तक इसको फैलाया जा सकता है, नहीं फैलाया जा सकता। ये हमारे बुकला यानी हमारा जो लीगल पैनल है वो किस तौर पर भी इसको देख रहा है कि किस तरीके का ये फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोसीडिंग जारी है, सुबह 11 बजे से बराह रास्त PTV पर बराह रास्त ये सब दिखाया जा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में अजहर सदीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानूनदान है। हाफिज़ एहसन अहमद माहिर कानूनदान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, मैं आपको ही गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहले इस मामले को कि आज एक फुल कोर्ट है, 15 रुकनी बेंच है, अभी मैं प्रोसीडिंग के हवाले से आज जज किस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, वकला पे कौन कौन सी मुश्किल थी, वो एक अलग बात है। इस प्रोसीडिंग को कि 15 रुकनी बेंच और PTV बाकायदा लाइव, बल्कि पाकिस्तान का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इसको लाइव दिखा रहा था, आप इसको कैसा देखते हैं? जहां तक तो लाइव कवरेज की बात है, वो तो एक अच्छा कदम है, लेकिन इसको मेंटेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। कितनी कोर्टें हैं, क्या करना। हाँ, इंपॉर्टेंट केसेस की हद तक लाइव कवरेज दिखाने में हर्ज नहीं है। और सवाल ये है कि ये अभी फौरन ही क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसा काम। अभी फिलहाल चीजें सेट होती, आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें रेगुलेट होती, आते ही दो काम ऐसे। एक बहुत बड़ी ये कंट्रोवर्सी है। और मैं अदालती तारीख देख रहा था, हमारी अदलिया की तारीख पे बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। जस्टिस AR कॉर्निनियस गुजरा है, जस्टिस मंजूर कादर गुजरे हैं, जस्टिस अपना कैकाउस गुजरे हैं, और यानी इतने बड़े स्टॉलवर्ड गुजरे हैं। और ये 1973 का आइन है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के बन गए हैं। ये हैरानकुन बात है कि ये ऐसा क्या मसला है कि हमने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि ये पूरी दुनिया। एक मैं छोटी सी बात रखता हूँ। वजीर आजम जो है इस मुल्क का, वो वजीर आजम है, फैसला उसने करना है कई मामलात में, बहुत से मामलात में। किसी जगह बैठ के काबीना फैसले करती है, लेकिन जो सरबराह है, यानी मिसाल सिपा सलार है, अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ले लें, कल हम बैठ के ये करेंगे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 4 लोगों को बैठकर ये फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे। आप कतगनी नहीं डिस्क्रिशन का अगर भाई, मैं प्रिंसिपल इसी का पूरी जिमनी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको क्या लगा, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि जिसको आप बाकायदा तौर पर यह कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट है, और ऐसी क्या वजह पेश आ गई कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था? ऐसा क्या हो गया आज की देखिए समाज के अंदर, और वो भी सारी इंग्लिश में, देखिए कि पाकिस्तान की आम पब्लिक को तो मैं बाहर से पढ़ा हूं, मेरी इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आ रही। ऐसी क्या क्या चीज थी इसके अंदर? देखिए, वैसे तो आपको पता है कि जस्टिस जवाद खाजा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला करके गया, पूरा बेंच करके गया कि उर्दू में सारी होनी है। हम तो, हमारी सरकारी जुबान भी उर्दू है। वो तो सवाल बड़े जबरदस्त है। इस वक्त मसला ये है कि एक जंग चली आ रही थी, मैं जंग का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जजेस के दरमियान अब ये कुछ जजेस की अपनी जाती लड़ाई मैं समझ पा रहा हूँ कि पीछे अरसे में जो कुछ जजेस कहते रहे हमने फुल कोर्ट बनाना है, हमने हम इस तरह चलना चाह रहे हैं।
वो जो बातें कही हुई है ना, वो उसको कोई अमली जामा, अब चूंकि अब जस्टिस काजी फैज साहब उसको कोई अमली जामा पहचाना चाहते हैं। इससे आम आदमी का कोई कंसर्न नहीं है। पहली तो बात है, इससे आम आदमी क्या मुतासर होता है? आर्टिकल 184(3) पे आ जाए तो बड़े यानी आज पाकिस्तानी तारीख में देख लें, आर्टिकल 184(3) में कितने केस हो गए, और ये तो सैकड़ों में भी नहीं है केसेस। वैसे तो हजारों केस डिसाइड होते हैं, और इसमें ज्यादातर आपको पता है पॉलिटिकल के, और ये ज्यूरिसडिक्शन एक सेपरेट, एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ये एक ज्यूरिसडिक्शन ये इसलिए दी जाती है ना, मिसाल के तौर पर मैं इस मामले को अगर सिविल कोर्ट से शुरू करूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मैं लेके जाऊं, उस वक्त तक तो सारा काम खराब हो जाएगा। ये फौरी फंडामेंटल राइट की जहां इन्फोर्समेंट है, वहां जहां बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर्स हो रहे होते हैं। अभी ये ब्लंडर ही हो रहा था ना। यानी इस एक्ट का मकसद क्या था? इस एक्ट का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 183(4)(3) को रेगुलेट कर रही थी, कई मामलों को देख रही थी। यानी उस वक्त नहीं ख्याल आया, जब यानी उस वक्त जब जजेस ये सारे बैठे, आपको याद होगा आर्टिकल 184(3) के तहत हमारी बार काउंसिल साहब ने वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जब उठे बैठे, उस वक्त ख्याल किसी को नहीं आया। उस वक्त ये नहीं ख्याल आया कि हम ख्याल जजेस, और अजीबो गरीब सी बातें जब, और कमाल की बात है कि भाई जो फैसले आज तक सुप्रीम कोर्ट, हम सुनते आए हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आया कि जनाब उन्होंने पता नहीं आज बल्कि जिक्र भी किया रेकॉर्ड एक्ट के केस ठीक। का, भाई वो आज तक तारीख में हम चलते देखते आ रहे यानी हैं, कई कौन सा तारीखी फैसला ऐसा है। पॉइंट्स भी क्लियर हो रहे थे। मैं अजहर भाई दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हाफिज एहसन अहमद माहिर कानूनदान है, उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, आज की इस 15 रुकनी समाअत को आप कैसा देखते हैं? और आप बताइए, अब वो फर्क नजर आ रहा है क्योंकि उसमें वो 7 जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर स्टे दिया हुआ है। आपको अब वो टेबल्स टर्न होती भी नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री बताता चलूं ताकि फिर आपको उसके अंदर क्लैरिटी आएगी कि आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह पहुंचने के अंदर वो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं या बहुत सारी ऐसी डिस्कशन जो इस्तेमाल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जिसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जितनी सुप्रीम कोर्ट पे क्रिटिसिज्म पिछले 1.25 साल के अंदर आई है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई। पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। सोशल मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम आ जाते हैं उस चीज के अंदर कि पहले इसकी आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन बताता हूं और फिर हम आते हैं कि हमारी डिमांड है क्या थी। पाकिस्तान की हर बार एसोसिएशन, हर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी आती थी, पाकिस्तान बार काउंसिल जब भी आती थी, हम 4 चीजें हर चीफ जस्टिस से कहते थे जब भी कोई फुल कोर्ट रेफरेंस आता था। नंबर 1, हम ये कहते थे कि बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फेयर होना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते थे कि आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट करें और इसके अंदर राइट ऑफ अपील जो है वो आप प्रोवाइड करें। तीसरा, हम उन्हें ये कहते थे कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जब लगाए जाते हैं, जब केसेस फाइल किए जाते हैं, तो कई माह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट हियरिंग नहीं आती, तो आप दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह मिनिमम टाइम के अंदर आप फर्स्ट हियरिंग का कॉन्सेप्ट दें। ये भी बात हम करते थे। और चौथी जो हम बात किया करते थे वो ये करते थे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट या एलिवेशन है उसकी प्रोसेस को आप फेयर करें, ट्रांसपेरेंट करें और ऐसा बनाएं कि जो इस प्रोसेस से निकल के इस सिस्टम के अंदर आए वो इस मुल्क की और इस इंसाफ के निज़ाम की खिदमत करें। अब ये सिलसिला काफी देर से चल रहा था और जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करते थे तो वो इस तरह इस बात को एक कान से निकाल के दूसरी कान से निकाल दिया जाता था कि उसका रिजल्ट्स ये निकला कि कोई भी चीफ जस्टिस जो था वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी इन अनब्रिडल्ड पावर्स को दें। अब मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को अनब्रिडल्ड पावर्स नहीं दी। किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर है। किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जो फैसला करे वो होगा। आर्टिकल 175 के अंदर देखें तो वहां लिखा हुआ है चीफ जस्टिस एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि वो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 17 है। आप समझते हैं फिर काजी फैज ईसा साहब अपनी वो जो पावर है, लाभ उतना ही पावर है, उसको गिव अप करने जा रहे हैं? 3 जजेस तक महदूद करेंगे, 3 से 5 जजेस के अंदर तक। देखिए, जो आज की ऑब्जर्वेशंस आई हैं या उससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था जिसको प्रोस्पेक्टिवली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनयूजुअली सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया, उस वक्त की अगर उनकी आपकी ऑब्जर्वेशंस देखें तो उसके अंदर यही था कि वो ये समझते थे कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसकी पावर्स जो है उनको कर्टेल किया जाना चाहिए और उसका सबसे बड़ा जो थे वो विक्टिम वही रहे हैं।
आप ये देखें कि पिछले 5-6 साल का आप देख लें, ये आप सिलसिला देख लें अनवर ज़हीर जमाली साहब के दौर से लेके आज तक देख लें, कभी किसी इंपॉर्टेंट बेंच के अंदर आपको काजी फाइज ईसा नजर आए? कभी किसी इंपॉर्टेंट बेंच के अंदर सरदार तारिक मसूद नजर आए हैं? कभी किसी मुल्क के अंदर इस तरह हुआ है कि आपका प्यूने जज 2 साल से आपके साथ रहा हो और आप कहें कि इसको किसी बेंच के अंदर शामिल नहीं करना? ये आपके मुल्क के अंदर हुआ ना। और तो जब ये आज हुआ फुल इस कोर्ट चीज में के यही अंदर, तमाम जजेस बोलते हुए नजर आ रहे थे ना। आज बाकी जजेस तो इतना नहीं बोल जी रहे थे जितना ये जजेस बोल रहे थे। नहीं, आप तो ये टेबल्स देखें टर्न कि हो गई ना जजेस आज सर। बोल रहे नहीं, जो आज जजेस बोल रहे थे वो सारे वो जजेस हैं कि जो किसी न किसी तरीके से पिछले 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट केसेस के बेंचेस हैं उनमें शामिल रहे हैं। चाहे वो चीफ जस्टिस के राइट साइड पे बैठे रहे, चाहे वो चीफ जस्टिस के लेफ्ट साइड पे बैठे रहे हैं। ये तो हकीकत है इस चीज के ऐसा अंदर। नहीं। और जब आप ये अच्छा देखें ठीक कि है 73 के ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर हो रहा है। मैं अजहर साहब भाई के पास चला था। भाई आप बताएं। देखें ये आज वाज़ेह जब मुझे तो आपको लगा बताया आज इस फुल कोर्ट के अंदर के टेबल्स टर्न नजर आ रही हैं। आज वो 7 जज जो है वो हल्के नजर आ रहे हैं, 8 जज भारी नजर आ रहे हैं। अच्छा नहीं अच्छा नहीं, मैं देखिए आपको बताता हूँ सलमान सलमान देखिए बात बड़ी मैं सीधी सी है, बड़ा मैं आता हूं सिंपल दोबारा, कुछ हाफिज हुआ है साहब जो दोबारा समझ आता रहे हूं हैं आपके बात पास। को। सलमान जो बात समझनी है ना, यानी आज हम बैठकर आज कहें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज साहब वही हैं जो आज खुद नोटिस खुद ले लेते थे। याद होगा इमरान खान साहब के जलसे में आए, उन्होंने आके खुद ही नोटिस लिया और क्या कुछ कर दिया और क्या क्या रिमार्क्स देते रहे, क्योंकि उनका जाती गरज था। मैं अभी उन बातों में नहीं जाना चाहता, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये पर्सन स्पेसिफिक की तरफ चले गए। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल योगी, 1973 का आइन पड़ा हुआ है, उससे लेकर आज तक इतना ट्रेवल किया है। क्या वो बेवकूफ थे जजेस, या जितने हम सिर्फ एक जज को समझते हैं? वो भाई ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने करना होता है। और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, मुझे ये बता दें, यानी अभी ये बैठ के हम ये कहते रहे कि फैसले, कौन सा फैसला भी अवामी, आप आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा क्या कोई मसला हुआ। वो चंद सियासी जमातों 75 सियासतदानों के लिए अजाब खड़ा किया है पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की अदलिया को बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने। उनके जाती मसाइल हैं और हम बैठे हुए हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते फिर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी बात अब आपके सामने रखने लगा हूं कि अपना हलफ लेना था हमजा शरीफ का वजीर आला पंजाब के तौर पर, वो नहीं लिया, वो एक लंबी कहानी गई। तो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये हलफ नहीं ले रहे सदर, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर लेगा। अब ये आइन में नहीं लिखा हुआ, ये किसी भी इन जजेस में से किसी ने या इख्तिताम में कहा है, बहुत सी जगहों पे आइन भी खामोश है कि जनाब यहाँ तो ऐसा मामला है, यहाँ तो मेरे से भी बात आगे चली गई भी है। मुझे सिर्फ एक सेकंड मौका दीजिए, मुझे सिर्फ एक सेकंड आर्टिकल आ रहा हूँ हाफिज साहब, आपके पास आ रहा हूँ। पता ही नहीं किस जगह लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने से इनकार करे? किस जगह लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कहे कि जजेस को एहसान भाई एक सेकंड ना जरा, मैं सवाल पहुंच गया, एहसान भाई पहुंच गया। को सिर्फ मिक्सअप करेंगे ना। मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात करता हूं, फिर आप उससे आइएगा। सर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अजहर भाई जरा सुन ले चले, कोई पावर नहीं है। एक सेकंड एहसन साहब आप कानून की बात करें ना, मैं तो आप लोगों को सुन सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई है। कानून में तो ये भी कहीं नहीं लिखा कि पंजाब की हुकूमत जायज है कि नाजायज है इस वक्त, केपी की हुकूमत जायज है कि नाजायज है इस वक्त। यहां तक तो मुझे अभी तक इसकी भी समझ नहीं आ रही। जी अजहर भाई आप देखें ये पिछले साल ये सलमान पिछले साल इंट्रो से हुआ है कि जब से हमारे मुल्क के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, उसको हमने आर्टिकल 5 किया और उसके बाद ठीक है का सिलसिला चल रहा है। ठीक है एहसन साहब एक मिनट जरा मैं जरा इस्तबदाल ले लूं जनाब, मैं जरा टेक ले लूं सर। मैं अजहर सदीक साहब, जी अजहर भाई फिनिश करें। सर देखिए वो ये कहना बड़ा आसान है। आप देखिए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हुए। अब ये हमारी कोर्ट नहीं कर रहा तो किसने करना है? क्या मजाक बनाया हुआ उन्होंने? फिर आप यही आ जाए आर्टिकल 63 के तहत पूरी यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि आपने भाई अमानत में खयानत हो रही है। वोट भाई डाले, भाई एक बंदा जब पार्टी में मुंतखब होके आया है तो वोट क्यों काउंट होगा? भाई सिर्फ जाना है जाकर इस्तीफा, अगर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप बैठ के, अगर अब इसमें आके सुप्रीम कोर्ट हमारी जजमेंट दे रही है और बड़ी वाज तौर पर जजमेंट दी है, यानी हम उसमें बैठ के रहे हैं कि जनाब ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक नहीं है। ब्रदर ये जजेस हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमसे ज्यादा कानून समझते हैं। और ये भी बताता चलूं कि उन बेंचेस के अंदर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, किसने कहा है कि दूसरी साइड के जजेस नहीं बैठे रहे? ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये बैठकर किसी की साइड लेना, बात करें आइन और कानून के
मुताबिक। अभी सवाल ये है कि एक एजेंडे के तहत इस मुल्क को डीरेल किया जा रहा है। आप दादा लगाएं, अदालतें फैसला करती हैं, अमल दरामद नहीं। हम इनमें अच्छा ये बताएं, मैं अजहर भाई मैंने प्लीज आगे बढ़ना है, ये मुझे बताएं, ये आज जो वकला थे जो इस एक्ट के खिलाफ चल रहे थे, जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब हो गए और बल्कि इम्तियाज सिद्दीकी साहब भी हो गए, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि सर आप मुझे दलाइल देने का कहते हैं, जब मैं दलाइल देता हूँ आप मुझे टोक देते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप ऐसा करें हमारे सवालात लिख लें। तो दलाइल के दौरान आमतौर पर सवालात करने की और उस तरह देखने की आमतौर पर प्रैक्टिस है, और क्या दलाइल के दौरान सवालात से आप दलाइल की तरफ डिट्रैक्ट नहीं हो जाते? अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, बात बड़ी सीधी सी है कि आज का नजर आ रहा था कि वो अपने एक स्टाइल से चल रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम बहस कर रहे होते हैं तो हम सवाल कर रहे हैं तो हम सवाल नोट कर लेते हैं, लेकिन वो सवाल और जवाब फौरन ही चाह रहे थे। अभी बैठ के वो आज लग ये रहा है कि बहुत जल्दी है कि ये हेयरिंग आज ही कंक्लूड कर दी। ये मामला ऐसा नहीं है जो एक दिन के अंदर कंक्लूड होने वाला है। इसमें पूरी फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो सारा रखना चाहिए सामने, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। असल जो मसला, जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है कि इस मुल्क को जिस सिमत पे ले जाया जा रहा है, हमारी अदालतें बेबस नजर आ गई। इस पे कोई सवाल कोई नहीं कर रहा कि आज अदालती फैसले हो रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। आपके सामने मैं कौन कौन से केस की बहुत बड़ा चैलेंज है जी काजी साहब के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है ये जी। 100% ये बात है कि जो हालात इस मुल्क के चल रहे हैं, इस मुल्क को इससे निकालना है। हम तो पड़े हुए हैं कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस हो भाई, वो क्या भाई एक नोटिस ले लिया है, आज खुद नोटिस ले लिया है, बेंच के सामने चला गया, उसमें है क्या ऐसा, है क्या ऐसा? यानी बात तो बड़ी सीरियस ही है भाई, आइन की तशरीह करनी है, जजेस सारे बराबर हैं, मेरे जजेस, उसके जजेस, इसके जजेस, उसके जजेस, ये निकल जाए इन चीजों के अंदर से। ठीक है। आपको अच्छा भाई मैं जरा हाफिज साहब को ले लूं, जरा हाफिज साहब को गुफ्तगू में शामिल। हाफिज साहब आप जरा गुफ्तगू में शामिल हैं, आप बताएं कि आज का जो 15 रुकनी बेंच है जो बराह रास्त इस वक्त पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे आ रहा है, ये एक खास मखसूस जल्दी में कि वक्त की जरूरत है? मुझे लगता है वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने और कोई काम करना भी नहीं है, इसके अलावा कोई बेंच भी नहीं तश्कील दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6-7 महीने से वो हर बेंच से दूर है। मैं इसकी पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूँ, फिर आप आगे जाइएगा। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस और सारे जजेस बराबर हैं। 1980 के रूल्स के अंदर जो था, वो सब जजेस जो थे उनका एक फुल कोर्ट मीटिंग हुआ और उसके अंदर उन्होंने रूल्स बनाए, और उन जजेस ने अपनी पास जो थी वो गिव अप करके चीफ जस्टिस को कहा कि आप बेंचेस को भी फिक्स करें, और उसके बाद आप 184(3) के जो नोटिस हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की पोजीशन जो है। अब ये है कि 191 के अंदर दो चीजें आती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो जुरिस्डिक्शन दे रहा है उसके ऊपर आप रूल्स करें, कि लॉ के मुताबिक आपका है उसके अंदर आपके रूल्स करें। अब ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर पिछले 20-25 साल से हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के नाम के ऊपर जो है हमने अपने प्राइम मिनिस्टर्स भी भिजवाए हैं कोर्ट्स के अंदर। आज आपने देखा रेकोडेक पे भी बात आई है, आज आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल्स का भी जिक्र आया, उस चीज के अंदर आया है। आपने ये देखा कि पिछले 1 साल के अंदर से था हमारी मुल्क के अंदर जो जुडिशरी पर क्रिटिसिज्म आया, उसकी भी बुनियादी वजह यही थी। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है क्या है? ये एक चीज ऐसी है कि जिसके अंदर ये है कि एक जज चीफ जस्टिस और उसके साथ 2 जजेस बैठ के बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर लें। इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है, ये कमेटी देख ले। अगर नहीं इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, आज की समाअत का पब्लिक इंटरेस्ट है सर, ये 15 रुकनी बेंच की का पब्लिक इंटरेस्ट है, सिवाय इसके कि वो जो रिव्यू है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली के हवाले से, वो भी इसी में शामिल है ना? यही तो क्वेश्चन आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जिन पिटीशंस को लेके आए हैं, आप ये बताएं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। एक क्वेश्चन, अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं हुई तो आपकी 184(3) की पिटीशन ही मेंटेन नहीं है। और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि अगर 15 जजेस बैठे हैं जो इस वक्त अवेलेबल जजेस हैं, अगर 15 की मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि पार्लियामेंट ये कर सकती है तो हमें मान लेना चाहिए, और अगर 15 की मेजॉरिटी ये कहती है कि नहीं ये हमारा इख्तियार है और हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हमें फिर भी मान लेना चाहिए। ये सारे का सारा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट का अपना है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे कोर्ट के अंदर या बाहर इसका फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कलेक्टिव विजडम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा प्रिवेल अपॉन कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज एहसन अहमद मौजूद है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। बोलो में हम इस ब्रेक के बाद बात करेंगे ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कह रहे हैं मिसाके जमहूरियत का ये एक दूसरा पार्ट है। जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
अच्छा, जैसे इब्तिदा में हमने कहा था कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मामलात हैं पिछले 16-17 महीने में जो इससे पहले माजी में देखे नहीं, यहाँ तक कि बहुत सी जगहों पर सरनगू है जी। पाकिस्तान का आइन भी कह रहा है सॉरी, मेरे अंदर अब इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो सियासी कल्चर है वो नहीं बदल रहा। आप इसको 80 दिहाई कर लें, 70 दिहाई कर लें, 90 दिहाई कर लें, जो भी कर लें, लेकिन वो अभी तक सेम ही है। 17 महीने की हुकूमत है, 16-17 महीने की पीडीएम की, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है। खैर पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती है हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, लेकिन हाँ हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर है। और अब ऐसा लग रहा है कि उस इत्तेहाद के काफ़ी बखिए उगड़ चुके हैं। कोई तसल्लियाँ शायद पीपल्स पार्टी को दी गई थी, उनको पता चल गया कि नहीं, तशफ़ी किसी और के पास है, तसल्ली ज़रूर उनके पास थी। लेकिन बार ये मामला डेफिनेटली अवाम के लिए कुछ चीज़ अचंभे वाली नहीं है, कोई चीज़ हैरान कुन नहीं है। अवाम को बहुत अच्छे से पता था कि जब ये जो शरई या गैर शरई जिस तरीके से भी मिलाया गया था, ये एक ना एक दिन टूट जाना। बहरहाल यही मौजू है और महंगाई का जिम्मेदार असल में है कौन, कोशिश करेंगे इस कलील से वक्त में ज़रूर जाने। बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोहिस्तानी, रहनुमा मुस्लिम लीग, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब, आपसे ज़रा बाद में बात करूँगा क्योंकि आपका वजन मुझे इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, बल्कि वजन बहुत ज़्यादा डाल भी दिया गया है। और तो इसलिए मैं सबसे पहले आमिर भाई आप बताएं ज़रा, क्या लग रहा है, ऐसा कुछ पता चल गया आपको, अंदर की बातें पता चल गई? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान में कहा जाता है कि जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हो, आपको लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना तो हमने कभी उनसे सियासी सपोर्ट मांगी है, ना ही कभी हमारे साथ हुए हैं। आप पाकिस्तान की तारीख सारी देखें और चलें, हम अगर 1988 से स्टार्ट लेते हैं, 88, 90, 93, 96, 2002, 2008, 2013, 2018, कभी बताएं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़े होके सियासत की है या उनके साथ रहे हैं। वो इमरान खान का हाल देख के पता भी चल जाता है ना, थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है। पीटीआई चेयरमैन को देखने के बाद भी थोड़ा अंदाजा होता है कि चलो यार वाकई यही है, तो जरा अब इनकी तरफ जरा देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी नहीं कोई बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब 60 दिहाई की है सियासत। हम कोई चंद दिनों के अंदर फैसला नहीं करते और एक नजरिए के ऊपर खड़े हैं। हम आइन देने वाली जमात हैं, जमहूरियत देने वाली जमात हैं, और अगर हम उस रवैये से इधर उधर होंगे तो फिर हमसे सवालात होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों समझा जा रहा है कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो किसी पे तनकीद कर रहे हैं। हम तो असल में ये बात कर रहे हैं बड़ी आसान जुबान में कि इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक। किसने देनी है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड? आमिर भाई किसने देनी है, जरा खुल के बात करें ना, किसने देनी है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। किस तरह देगी लेवल प्लेइंग फील्ड? आपको किस तरह देगी? आपको जलसे से मना कर रहे हैं? आपको इंतखाबी कैंपेन चलाने से मना कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो सुन लें। वो तो भी कैंपेन का मौका ही नहीं ना दे रहे, वो शेड्यूल ही नहीं दे रहे, और वो शेड्यूल नहीं दे रहे, वो गूंग है। और एक सियासी जमात उनकी मजबूरियां बयान कर रही है। वो सियासी जमात कब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तर्जुमान बन गई है? तो ये जो साजबाज नजर आती है, देखिए ये आपको भी यही तो इमरान खान भी कहते थे ये साजबाज है। आज तो आप इमरान खान साहब की बातें कर रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने तो कहना जुमा 8 दिन हुए हैं। हम तो कब से लगे हैं ये साजबाज का रोना रोने। तो फिर 16 महीने इकट्ठे क्यों थे आप लोग? जब आपको पता था साजबाज है तो फिर 16 महीने इकट्ठे क्यों थे? एक मौका तो दें। इकट्ठे तो होना कोई बुरी बात नहीं। इकट्ठे तो सारी सियासी कुव्वतें जब पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाती हैं, उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। ये कौन सी बात है इकट्ठे नहीं होंगे? हम आपके प्रोग्राम में अगर इकट्ठे हो सकते हैं तो हम पाकिस्तान के अवाम के मुफादात के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? ये तो कोई बात नहीं, कोई दुश्मन है हम लोग। अच्छा, मुफादात अवेल कर लिए पाकिस्तान की अवाम के? आपने पाकिस्तान की अवाम के मुफादात अवेल कर लिए इन 16-17 महीनों में? 100%। अरे 16-17 महीनों में होते हैं। कौन है जो 16-17 महीने में अवेल कर लेगा सारे मुफादात? अब मुझे थोड़ा सा मौका दे दें अपना पॉइंट बिल्ड करने का। ओके सर, ठीक है सर। देखिए, मैं समझता हूं कि जो आपका एतराज है, देखिए हमने सबको, सारी सियासी जमातों को मुशर्रफ बा जमहूरियत किया है। वो जो भी किसी डिक्टेटर के साथ था उसे हम लेके आए हैं, साथ चलाया है, जमहूरियत का सबक दिया है और फिर वो साथ चलने लगे हैं। अब भी हम यही समझाते हैं कि इदारों के पीछे छुप के सियासत ना करें। कोई सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपता है, कोई इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपता है। हम कहते हैं सियासत करें, अवाम की करें, आइन के तहत करें। यही हमारी बात है। देखिए, आज पाकिस्तान के अवाम तंग आए बैठे हैं, महंगाई है। मैं किसी एक सियासी जमात को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। ये निजाम है, शराफिया का निजाम है, मराद याफ्ता तबके का निजाम है, जिसने अवाम को तरजीह नहीं बनाया। जिन्ना साहब ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली में वादा किया था
कि हम फलाही रियासत बनाएंगे और गरीब को तरजीह बनाएंगे, लेकिन हुकूमतों ने नहीं बनाया। जब वक्त आया पीपल्स पार्टी ने तरजीह बनाया है, लेकिन बाकी तो सियासी जमातें, कोई बिजनेसमैन कम्युनिटी की नुमाइंदा है, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की नुमाइंदा है, तो वहां आके अवाम तक नहीं पहुंचते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए सियासत को इतना गैर मोतबर ना करें, अवाम के लिए बात करें। देखिए क्यों हम लोग इलेक्शन आगे लेके जाएं किसी फर्द वाहिद के लिए, क्यों अवाम को अब झूठ के ऊपर लगाए रखना है? सर क्यों मुश्तरका अवाम को मुफादात ये कौंसिल बातें में आपके जिसकी जान वजीर पे आला ने वोट दिया है जनाब कि हल्का बंदी और कहाँ मर्दमशुमारी पे के बगैर मुश्तर- नहीं होना। नहीं, कोई वोट नहीं। मुझे बताएं मुश्तरका मुफादात काउंसिल का जरा लामिया पढ़ें, कहाँ पे लिखा है कि इलेक्शन आगे जाएंगे? और दूसरी बात, ये आइन तो में ऑब्वियस कहाँ पे बात है, लिखा जब मर्दमशुमारी होगी, हल्का बंदी होगी, तो वो 90 दिन के अंदर तो ये सारे काम नहीं हो सकते। ये मेरी तो बात ऑब्वियस सुन बात है। लेना, ऑब्वियस बात नहीं है, ये बना ली गई है ना ऑब्वियस बात। मैं कह रहा हूँ लिखी पढ़ी बताएं ना, या मुझे सीसीआई के लामिये में दिखाएं, या चले मुझे नहीं होने, 90 कॉन्स्टिट्यूशन दिन में नहीं दिखाएं, होने सर। या सर मुझे मैं आपको कह रहा हूँ 90 दिन कॉन्स्टिट्यूशन। में इंतखाब नहीं होने, अब क्या करेंगे आप? अब आप भी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हो गए हैं। नहीं ये नहीं, बात नहीं, हमें ऐसा इलेक्शन नहीं है। कमीशन के मुंह से सुननी है, मुझे इलेक्शन कमीशन के मुंह से सुननी है। चले मैं आपकी तारीख तरफ दें, से 90 अच्छा दिन ठीक के है। अंदर की देनी है, 120 दिन की देनी है, 220 दिन की देनी है, तारीख देना, फिर उसके बाद बात होगी। वो खेलदार कहेंगे, साहब आप देखिए ही ये का काम खेल ना है सारा, आपका ना पता मेरा चल रहा है ना इलेक्शन किसी कमीशन भी सियासी आपके जमात साथ का। है, एस्टेब्लिशमेंट और उनके नुमाइंदे भी आपके साथ हैं, हर तरफ आपकी गेम बिल्कुल सेट है। सवाल का जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेलदास कोहिस्तानी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। खेल साहब, अब बाकायदा तौर पर एक पूरी चार्जशीट दी है जी पीपल्स पार्टी ने, एक महीने में के अंदर अंदर जितनी भी कुटियां हुई हैं आप लोगों के साथ, ऐसा क्या कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने इन 16-17 महीने में कि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट आपकी मुती हो गई, पूरी पूरी मशीनरी, ट्रांसफर पोस्टिंगें, हर चीज़। और उधर इलेक्शन कमीशन के वकील नवाज शरीफ साहब से लंदन में जाके मिलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना नुमाइंदे जाके मिलते हैं। ऐसी क्या काम कर दिया आप लोगों ने कि पूरे के पूरा हुकूमत आपको संभालने के लिए और पूरी हुकूमत चलाने के लिए हर चीज़ दे दी गई आपको? ऐसा ही है? देखिए, पहली बात यह है, जो 16 महीने हमारी हुकूमत थी, इत्तेहादी तमाम जमातें पीपल्स पार्टी समेत हम जो थे, बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। और मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत ने डिलीवर भी किया था कि एक मुल्क जिस हालत में हमें मिला था और जिस वजह से हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की और हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमने आइन की पासदारी की। तो अब जब ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जिनकी मैं हमेशा इज़्ज़त करता हूँ, जो अब आजकल अवाम में जा रहे हैं और एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एक इतराज़ कर रहे हैं या इलेक्शन करने का सवाल उठा रहे हैं, तो मैं बड़े अदब व एहतराम से पूछता हूँ कि CCI से पहले कैबिनेट का इजलास हुआ था जिसमें तमाम पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा भी बैठे हुए थे, वहाँ पे भी ये फ़ैसला डिस्कस हुआ था। तो इनको पता है कि ये आइन का तकाजा है, जब मर्दमशुमारी हो जाएगी तो इलेक्शन उसको वक्त चाहिए। अब उस वक्त भी नहीं बात हुई, CCI में भी बात नहीं हुई। चलो उन चीज़ों को भी छोड़ते हैं। इनके पार्टी के देखें फैसले का, पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, उनका भी जो बयान है, आखिरी बयान, वो भी आपके सामने है। उन्होंने भी कहा कि कोई जल्दी नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल करे और इलेक्शन कराए। तो इलेक्शन कराना, इलेक्शन, ये गिला पीपल्स पार्टी को हमसे नहीं करना साहब, हम ना चाहिए। देखा, हमारे हैं अवामी इश्यूज कुछ ना, हमारे कुछ अवामी इश्यूज हैं, ये तो आपका चलता रहेगा ना। आप लोगों को भी ज़हनी तौर पर तैयार थे कि 16 महीने बाद आप लोगों ने क्या करना है आपस में। अवामी इश्यूज है ना, महंगाई, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को दिवालिया से बचा लिया। आप दिवालिया किसे कहते हैं? हमें तो ऐसा लगता है अवाम अब दिवालिया हो गई। नहीं, देखें, बात आपकी सही है। असल सियासत यही है, असल इलेक्शन में जाने का, मैनिफेस्टो देने का जो आप बात कर रहे हैं, मैं भी यही करने जा रहा था कि पाकिस्तान के अवाम को आज बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लोड शेडिंग है, जो भी मामलात हैं, मईशत मतलब अच्छी नहीं है, तो तमाम जमातों को जब इलेक्शन में हम जा रहे हैं, जब भी होते हैं, तो हमें ये जाके अपना मैनिफेस्टो देना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम आवाम को इल्जाम किस पे धरेंगे, इस बहरान से इल्जाम किस पे धरेंगे? आप तो अभी से एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं, जब आवाम के पास जाएंगे किस पे इल्जाम धरेंगे आप, ये बताएं। देखें,
जो 16 महीने हैं हम उसके पाबंद हिसाब देने के भी, अवाम के सामने भी जवाब दें, आपके सामने भी जवाब दे है। भले पीपल्स पार्टी उसको ऑन ना करे, मगर मैं समझता हूँ हम उसको ऑन करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी हुकूमत थी, हमारी जमातों, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत थी, मगर ये भी मुनाफिकत है कि जो उससे पहले 35 महीने जो हुकूमत रही उससे कोई पूछ नहीं रहा है। महंगाई अगर आज पेट्रोल महंगा है, IMF का जो मुआहदा है वो सारा कुछ वो करके गए हैं। अगर हमसे नून लीग से आप हिसाब मांगते तो आप 2017 वाले पाकिस्तान से हमसे मांगे, हम वो पेट्रोल की कीमत निकाल लें, आप डॉलर की कीमत निकाल लें, आप बिजली के निर्ख निकाल लें और कंपेयर करें 35 महीने से। अगर वो मुआवजा करेंगे वो मुआवजा ठीक है। मैं आमिर भाई आपकी तरफ आता हूं। बिल्कुल उन्होंने किया, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ मुआहदा नहीं किया था, उनका एतमाद तोड़ा था। देखे मुझे टाइम दे। उन्होंने IMF का इमरान खान साहब ने एतमाद तोड़ा था उस हुकूमत ने, और 16 आपने बहाल किया एतमाद। उस एतमाद को बहाल करना हमें आपने एतमाद बहाल किया, हम दुनिया में तना हो गए थे। नहीं मकसद अगर वो एक सर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप? आपने क्या पाकिस्तान की आवाम का एतमाद बहाल किया? पाकिस्तान के अवाम का एतमाद होगा, हमें वोट मिलेगा तो हम इक्तिदार में आएंगे, उसी का इंतजार है। मैं आमिर हसन साहब के पास जाता हूं, बैरिस्टर साहब के पास जाता हूं। बैरिस्टर साहब वाले दिनों में हम अवाम की तरफ जाएं, हम किसी और आए तो सही, किसी और जगह पे देख रही है या कोई और जमात देख रही है, हमें अवाम की तरफ देखना सही कह रहे हैं, अवाम के पास आए तो सही। बैरिस्टर साहब दरमियान जी बिल्कुल पहले नवाज शरीफ साहब आए ना, फिर आप भी अवाम के पास आए इंशाअल्लाह ताला, अवाम बेहतर फैसला करेगी। बैरिस्टर साहब ये बताएं, ज्यादा सूट यही करता है ना इस वक्त जो आप लोगों की सियासत देखते हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करके तो आपको कुछ नहीं मिलना, नून लीग की मुखालफत करेंगे तो कम से कम पंजाब में थोड़ा बहुत हिस्सा तो मिल सकता है। क्या यही अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि बलूचिस्तान में तो आपके साथ हो गया जो होना था, और जनूबी पंजाब में भी जो होना था वो होना, तसल्ली जरूर दी गई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, हमें किसी की तसल्ली की जरूरत नहीं है। ये जमातें जब नहीं थी हम तब भी थे। हमें ये जो गैर मरई कुव्वतें हैं या इनविजिबल फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अब 55 साल हो गए हैं, और ये आज भी सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स के दौरान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जुडिशियल मर्डर का भी जिक्र हुआ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केसेस का भी जिक्र हुआ। तो हमने तो सारे भुगते हैं। क्या हमने मलक क्यों नहीं भुगता? कैसे टेलीफोन के ऊपर हमें सजाएं दी जाती थी? क्या हमने 14-14 साल कैद नहीं भुगती? हमने क्या नहीं देखा जो आज हम घबराए हों, या हमें किसी से हिस्सा क्यों चाहिए? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, हम सिर्फ एक जो, देखिए आज मुल्क के लोग मसाइल का शिकार हैं, इन्हें ज्यादातर उस निगरान हुकूमत के पल्ले नहीं छोड़ा जा सकता जो कहती है हम तो बिलों में भी रिलीफ नहीं दे सकते, हम तो आए हैं एक इंटरिम पीरियड के लिए। अब इस इंटरिम पीरियड को जितना आप बढ़ाएंगे, इसका मकसद ये है कि आप अवाम की तकालीफ को लिंगर ऑन करेंगे कि अभी हुकूमत नहीं है, अभी आप इसी तरह चलते रहे। तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे, और इलेक्शन क्यों नहीं कोई चाह रहा? मुझे ये सवाल का जवाब देना, कोई इलेक्शन क्यों नहीं चाह रहा? 16 महीने की कारकर्दगी पे जाएंगे ना, तो बस वो बात है, फिर वो जवाब दें। देखिए ना, 16 महीने की कारकर्दगी पे इलेक्शन जाएंगे ना, जब कारकर्दगी कोई नहीं थी तो कैसे जाएंगे? मैं कारकर्दगी थी या नहीं ये उन्हें जवाब देना चाहिए। जो बड़ी पार्टी थी उसे ज्यादा जवाब देना पड़ेगा, जो छोटी पार्टी थी उसे छोटा जवाब देना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल हैं, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास सबसे बड़ा ये है। अब सब वक्त खत्म हो गया, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं, और कोई शक नहीं काजी फायज ईसा साहब के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत एतमाद, बहुत बड़े कद के साथ वो आए, बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें देखनी होगी कि 14 बार आज परवेज इलाही साहब फिर पकड़े गए हैं। ये देखना होगा, 24 घंटे हो चुके हैं शेख रशीद साहब को गायब हुए हुए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी कहीं नहीं डली, भतीजे कुछ और बताते हैं, बुकला कुछ और बताते हैं। ये देखना होगा उस्मान डार कहाँ गायब है। ये तमाम चीज़ें वक्त के काजी का डेफिनेटली दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएगी। प्रोग्राम बोलो के फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।